नमस्कार। मनी गुरु के आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को रक्षाबंधन के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे पोर्टफोलियो में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको दूर रहना है, यानी पोर्टफोलियो की रक्षा आपको किन चीजों से करनी है। साथ ही समझेंगे आप कैसे बांध सकते हैं मुनाफे का धागा, कैसे मजबूत कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल बॉन्ड। और इसी पर खास चर्चा के लिए शामिल हो चुकी है हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और मैं साथ ही साथ एक और हमारी एक्सपर्ट का परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं प्रीति राठी गुप्ता, फाउंडर लक्ष्मी। प्रीति, आपका भी स्वागत है और आप दोनों ही एक्सपर्ट्स को राखी के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। और इसके साथ ही इस शो की भी शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो का सुरक्षा बंधन क्या हो, हम कैसे अपने पोर्टफोलियो की रक्षा कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल बॉन्ड को और मजबूत कर सकते हैं, जो कि एक कह सकते हैं एक एसेंस है इस त्योहार का भी। इसलिए सबसे पहले पूजा, मैं आपसे शुरुआत करूं तो समझना और जानना बेहद जरूरी है कि सबसे ज्यादा रक्षा हमें अपने पोर्टफोलियो में किस चीज से करनी चाहिए, किस चीज की करनी चाहिए। जितना हम समझ पाते हैं कि हमारे आसपास कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, आपातकाल स्थिति आ जाती है जिसमें हमें समझ नहीं आते करना क्या है। तो अगर ऐसी किसी स्थिति से रक्षा करनी हो तो सही तरीका क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच स्वाति। सबसे पहले तो जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स को हैप्पी रक्षाबंधन। एंड जो जो आज का जो ये त्योहार है, मैं कहूँगी रक्षाबंधन, ये सिर्फ रिश्तों की रक्षा नहीं है। हमने बहुत सही तरीके से इसे फाइनेंशियल बॉन्ड का आज नाम दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल रक्षा भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि सिक्योरिटी जो है, जिसे हम रक्षा इंग्लिश में हम कहते हैं सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में हम इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। देखिए स्वाति, मेरे हिसाब से सबसे पहले, जैसे आपने थोड़ा बहुत हिंट दिया, जो फाइनेंशियल सुरक्षा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंटिजेंसी फंड मेंटेन करने में। मैं समझती हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो अगर आप बाद में भी शुरुआत करें, हम नॉर्मली कहते हैं आप जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं उस दिन से आपको इन्वेस्टमेंट्स की भी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन हम टाइम एंड अगेन जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत किया, आपने एफडी वगैरह शुरू की। सो इन्वेस्टमेंट्स आप शुरू करें, लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ी देर कर दी तो भी चलेगा। कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, ये बहुत 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 जरूरी है। इसे मैं फर्स्ट नंबर दूंगी कि आपको कंटिजेंसी की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। आप जितना भी कमा रहे हैं ना, उसमें से आपके जो खर्च हो रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्च है, घर खर्च जो हम कहते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जिसमें आपकी थोड़ी बहुत जो ईएमआई भी अगर जा रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी काउंट होती है। 6 से 9 महीने की जो आपकी घर खर्च है वो आपको एक इमरजेंसी फंड में मेंटेन करना होगा। वो इमरजेंसी फंड चाहे आप लिक्विड फंड का चुनाव करें, चाहे आप आरडी में रखें, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं आप रखें। यहाँ पे आपको रिटर्न्स नहीं देखना है, आपको सेफ्टी देखनी है। आपको ये देखना है कि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इस फंड से पैसे निकाल सकते हैं। सो डेफिनेटली जो सुरक्षा की बात करें उसमें इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड मेंटेन करना मेरे हिसाब से सबसे पहले आपकी शुरुआत होगी इससे। बिल्कुल। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में किसी भी इमरजेंसी स्थिति से रक्षा अगर करनी है तो इमरजेंसी फंड एक बहुत ही जरूरी एक कड़ी है, जिसको हम धागा भी कहते हैं, जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। प्रीति, इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं तो इमरजेंसी किसी भी रूप में सामने आ सकती है, और सबसे पहला कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो इमरजेंसी का होता है वो हेल्थ इमरजेंसी होती है। तो हेल्थ इमरजेंसी से रक्षा अगर करनी है किसी को अपने पोर्टफोलियो की, तो क्या तरीका अपनाना चाहिए? स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबको, सब दर्शकों को बहुत बहुत रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसे आई थिंक अभी पूजा ने कहा, जब हम सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं, पर मेरा ये मानना है कि उससे भी पहले हर व्यक्ति को और स्पेशली एक महिला को एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी बहुत जरूरी है।
ये एक्चुअली कवच है, ये एक रक्षा है अगेंस्ट कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आए या कोई हेल्थ कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो। और इसमें हमको प्रोटेक्शन मिलेगा कि हमारी जो इमरजेंसी फंड्स है या जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है, वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि नहीं तो हमें सेविंग्स, हमारी इन्वेस्टमेंट्स में से ये पैसे देने पड़ेंगे जो भी हमारी हेल्थ इमरजेंसी होगी। सो सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस या एक जिसको कि हम मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं वो लें। उसमें भी कई बार जैसे आप वर्किंग है तो आपके इंस्टीट्यूशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉर्पोरेट जो आती है, उसको एक बार असेस करें कि क्या वो इनफ है। हमारा ये मानना है, और पर्टिकुलरली कोविड के बाद, कि कम से कम हर इंडिविजुअल के लिए एक 4 से 5 लाख रुपए की एक हेल्थ पॉलिसी, एक हेल्थ कवर होना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ खुद के लिए नहीं, जो भी आपकी डिपेंडेंस हो, जैसे कि आपके पार्टनर, स्पाउस हो, बच्चे हो, एल्डरली पेरेंट्स हो, जिसके भी हेल्थ का खर्चा आपको देना पड़े, वो आपको सबसे पहले उन सब के लिए एक हेल्थ प्लान लेना बहुत जरूरी है। और ये एक तरीके का प्रोटेक्शन है, ताकि अगर एटलीस्ट एक्सपेंसेस पे हो जाए इंश्योरेंस में से, और सेकेंडली अगर आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हो तो कोई भी हेल्थ इशू आए या आप कोई भी हेल्थ या कोई भी इशू हो, तो उसका खर्चा, जो आपकी आमदनी अगर बंद हो, तो उसके अगेंस्ट एक आप सुरक्षा ले सकते हैं इमरजेंसी फंड क्रिएट करके। तो ये दोनों चीजें जो है आपको कोई भी एक हेल्थ सिचुएशन, हेल्थ केयर के लिए रखनी बहुत जरूरी है। जी, तो हमने बात की किसी भी इमरजेंसी से पोर्टफोलियो की रक्षा की, इमरजेंसी फंड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इन दोनों ही चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो सबसे ज्यादा परेशान करता है किसी के पोर्टफोलियो को और किसी के निवेश को पूजा, वो होती है महंगाई। महंगाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। उसके ऊपर से अगर आपके लक्ष्य है एजुकेशन प्लानिंग के, रिटायरमेंट प्लानिंग के, तो उसमें एक अलग और टेंशन होती है। एजुकेशन इन्फ्लेशन तो अलग ही अपना 11 से 12% हर साल बढ़ता रहता है। तो महंगाई से रक्षा करनी है पोर्टफोलियो को किसी की, तो यहाँ पर क्या सही तरीका हो अपने पोर्टफोलियो में बनाने का? जी बिल्कुल। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं ना स्वाति, तो गोल प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जब गोल प्लानिंग करते हैं तब जैसे आपने मेंशन किया कुछ गोल्स, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की शादी हो गई, रिटायरमेंट हो गई, ये सारे गोल्स को हम जॉट डाउन करते हैं, ठीक है। अब कुछ कभी कौन से पे कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करता है, वो बहुत डिपेंड करता है कि आपने कब से शुरुआत की। अगर आप यंग इन्वेस्टर है और आपके पास बहुत समय है, 15 से 20 साल, तो आपके पास काफी समय है उस पैसे को जुटाने के लिए। लेकिन आपके जो गोल्स है विद इन 5-7 ईयर्स के अंदर है, तो आपके पास काफी कम समय है। समय के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है महंगाई। जैसे आपने कहा, बहुत ही एक जरूरी चीज है अपने पोर्टफोलियो में इसको कंसिडर करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, कंफर्ट के हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि आप निवेश करें, तो लोगों के पास जब कंफर्ट आता है निवेश का कि नहीं, रिस्क नहीं उठाना है, मार्केट में इतनी सारे उतार चढ़ाव नहीं देखने हैं, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम उसी का एग्जांपल है, उसके लिए निवेश करना है, तो हम एफडी में निवेश करेंगे या हमने गोल्ड में निवेश किया। एसेट क्लासेस का चुनाव करें, लेकिन किस हिसाब से करें। अब जो महंगाई है वो, हम अगर मैं एक अजम्पशन ले लूं 7%, लेकिन 6 to 7% भी एक अजम्पशन फिगर होता है। जब हम ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं, जैसे बच्चों के एजुकेशन की या उनके अगर अब्रॉड जाने की कोई तैयारी होती है, वहां के रहने के खर्चों की बात करें, तो वो आराम से 10-11% तक जाता है। तो जब हम वो कॉर्पस क्रिएट करने की बात करते हैं और सामने ये इन्फ्लेशन के फिगर्स देखते हैं, तो कहां पे ये गोल्ड और कहां पे ये एफडी हमें वो कॉर्पस तक पहुंचाने वाले हैं। सो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जो हमें इतना इन्फ्लेशन को बीट करने वाला एक रिटर्न दे, वो डेफिनेटली आज की तारीख में इक्विटी है। इक्विटी में कंफर्ट है, कंफर्ट आपको लिक्विडिटी है, आपको एट द सेम टाइम जो उतार चढ़ाव है मार्केट में, उसमें हम अगर जैसे एसआईपी रूट लेते हैं तो वो वॉलेटिलिटी से एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि अगर आपके पास लंबा समय है तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ब्याज पे ब्याज का जो बेनिफिट मिलता है,
वो लंबे समय में बहुत ज़्यादा वंडर करता है, डबल होते रहता है। 10 साल 15 साल बाद आपका जो कॉर्पस है वो इजीली डबल होता है। सो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड का आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप एक अच्छे एसआईपी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में एसआईपी शुरू करें और गोल के हिसाब से उसे प्लान करें, तो डेफिनेटली हम इस इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। इसकी जो सुरक्षा है वो हमें अभी से प्लान करनी है कि ये हमें कहीं भी बाधा नहीं आनी चाहिए इन्फ्लेशन की। जी बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई से रक्षा पोर्टफोलियो की कैसे कर सकते हैं? इक्विटी में निवेश करके, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लेकर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर, मतलब अलग अलग एसेट क्लास में एक्सपोजर लेकर। लेकिन महंगाई के समय या मंदी के समय जो एसेट क्लास पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है वो गोल्ड भी माना जाता है। इसलिए प्रीति, जो पोर्टफोलियो का सुनहरा धागा है जिसे हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड में निवेश कहते हैं, उसमें महंगाई से मात देने के लिए आप कैसा निवेश सजेस्ट करेंगी? क्योंकि सोने में निवेश करने के तो कई विकल्प हैं, तो कौन सा विकल्प आपकी नजर में अच्छा है? स्वाति, जब हम महंगाई या इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब आप निवेश करने की अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं तो सबसे पहले फाइनेंशियल गोल की जो टाइम पीरियड है, यानी कि वो टाइम होराइजन आपका क्या है, उस पे ध्यान दें। यानी कि आपका गोल जैसे घर लेने का है, वो आप 5 साल बाद लेना चाहती हैं, 8 साल बाद लेना चाहती हैं, या आपका गोल है कि आपको कहीं विदेश यात्रा करनी है जो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद करना चाहती हैं। तो गोल से डिपेंडेंट जितना टाइम फ्रेम आपका हो, उस हिसाब से एक एसेट क्लास चूज करें। ये शायद सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का, और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। यानी कि अगर आप लंबे समय तक आपका गोल करना चाहें तो उसमें सबसे, जैसे पूजा ने कहा कि एक इक्विटी, एक इट इज द ओनली एसेट क्लास जो आपका इन्फ्लेशन बीट करता है ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। लेकिन अगर आपका गोल 1 साल बाद हो तो आप उस पैसे को इक्विटी में नहीं डाल सकते या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो जो वोलेटिलिटी है उसमें आप शायद पैसे आपके, हो सकता है जब आपको पैसे चाहिए तब उसकी कीमत या उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो टाइम पीरियड को ध्यान रखते हुए निवेश करें। और गोल्ड का जो रोल है, गोल्ड को भी कई बार हम ये मानते हैं कि अच्छा लिक्विड है, आज पैसा डाला उसको कल जल्दी से हम निकाल सकते हैं। हमारा ये मानना है गोल्ड को भी इक्विटी के जैसे ट्रीट करें, गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जैसे ट्रीट करें। गोल्ड, हालांकि हमने देखा है कि ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इन्फ्लेशन नहीं बीट होता है उससे, स्पेशली जो आप एक नॉर्मल फैमिली का जो इन्फ्लेशन होगा, जिसको हम 9 या 10% समझे, क्योंकि हम लग्जरी में, हम चाइल्ड एजुकेशन, हम बेस्ट रेस्टोरेंट्स उसमें खाते हैं, तो हमारे लिए इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा होता है। उसको अगर ध्यान में रखें तो सोने ने पिछले 20 साल में अगर हम समझे तो सोने ने नहीं वो इन्फ्लेशन बीट किया है। लेकिन फिर भी सोने का हमारा एसेट एलोकेशन में होना शायद एक अच्छी चीज है, क्योंकि हम एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करें तो 5 से 10% आपका पोर्टफोलियो सोने में डालें। लेकिन जब सोने में डालें तो उसको कैसे हम निवेश करें? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि सोने में पैसे डालते हुए हमारे खर्चे कैसे कम से कम हो, क्योंकि जो आप पैसे अपफ्रंट खर्चे में डाल देती हैं, जैसे कि ज्वेलरी हुई, या आपने कहीं फिजिकल गोल्ड खरीदा, कहीं पे भी जहां आप जीएसटी वगैरह दे रही हैं, तो वो एक अपफ्रंट कॉस्ट है, वो वैसे भी आपकी कीमत हाथों हाथ ही कम हो रही है, और उसी की अगर बचत कर ले तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा होगा आपको। तो निवेश करें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, या तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या आज की तारीख में सबसे अच्छा एक प्रोडक्ट है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जो कि सॉवरेन गोल्ड फंड है, जिसको कि महीने में 4-5 दिन जिसकी एक वो विंडो ओपन करती है आरबीआई। आप वो आपके बैंक के द्वारा, आप आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के द्वारा, कहीं पे भी जहां आप चाहें वहां से उसके द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 1 ग्राम। इसमें फायदा ये है कि एक तो ये टैक्स फ्री होता है, अगर आप 8 साल तक रखें तो जो आप इस पे रिटर्न कमाती हैं वो टैक्स फ्री हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो मुझे तो बहुत पसंद है, कि आपको गवर्नमेंट 2.5% एडिशनल रिटर्न, यानी कि जो आपका सेविंग्स बैंक में थोड़ा बहुत रिटर्न आता है, वो एक रिटर्न एडिशनली मिलता है आपको। तो सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है इलेक्ट्रॉनिक सॉवरेन गोल्ड फंड। एक चोजन माध्यम है, पर उसमें आपको मिनिमम 4-5 हजार या 6 हजार, जो भी 1 ग्राम की जो वैल्यू होती है, उतना करना पड़ता है।
और नहीं तो गोल्ड सेविंग्स फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, उसके द्वारा निवेश करें ताकि आप जितना क्लोजर टू बीटिंग इन्फ्लेशन आ सके वो आ जाए। बिल्कुल। तो पोर्टफोलियो का सुनहरा धागा मतलब सोने में निवेश का सही तरीका क्या हो, ये बताया हमें प्रीति ने। आप देख रहे हैं पोर्टफोलियो का सुरक्षा बंधन। रक्षाबंधन के इस खास त्योहार पर हमारा खास कार्यक्रम मनी गुरु में हमारे साथ प्रीति राठी गुप्ता है और साथ ही पूजा भिंडे से कर रहे हैं खास चर्चा, कैसे बनाए मजबूत अपना फाइनेंशियल बॉन्ड। इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। और सबसे क्योंकि हम अलग अलग जो हमारे पोर्टफोलियोज की टेंशन होती हैं, कुछ बाधाएं होती हैं, उनको दूर करने की तरीके भी समझ रहे हैं। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो टैक्स एफिशिएंसी का भी होता है पूजा, क्योंकि हम मुनाफा तो कमाते हैं ही या कमाना चाहते हैं, पर ये भी चाहते हैं कि हमारा मुनाफा या निवेश टैक्स ना खा जाए। तो टैक्स की टेंशन से अगर रक्षा चाहिए तो कौन से ऐसे आयाम है, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका ध्यान निवेशकों को रखना चाहिए? जी बिल्कुल स्वाति, जैसे हम आज बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो की सुरक्षा, तो डेफिनेटली टैक्स की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। जब रिटर्न्स की बात करते हैं और फिर टैक्स जब भरने को आता है, तब मार्च के महीने में उसको सेव कैसे करना, ये सब भागादौड़ी में लग जाते हैं। तो ये बात यहीं से शुरू करूं कि सबसे पहले तो आपको जो टैक्स की प्लानिंग करनी है ना, आप अप्रैल से शुरुआत करें। आपके गोल्स को रिव्यू करें, आपके पूरे साल जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसको रिव्यू करें, एंड एट द सेम टाइम टैक्सेशन की जो प्लानिंग है वो पूरे साल में कैसे करनी है उसको रिव्यू करें। अब दो बातें हैं टैक्स की जो मैं कहूंगी। सबसे पहले हम सेक्शंस जो देखते हैं, जैसे ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम है, तो हम ओल्ड रिजिम में ही बेनिफिट लेते हैं। एटीसी बेनिफिट जो बहुत ही प्रख्यात है, जिसमें आपके टर्म प्लान, जैसे प्रीति जी ने कहा इंश्योरेंसेस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस एटीडी में आ जाता है। एटीसी में जो कुछ विकल्प है, जिसमें एक है पीपीएफ, आपकी टर्म प्लान इंश्योरेंस पॉलिसीज आ जाती है। अगर आपके पास होम लोन है तो होम लोन का भी आप प्रिंसिपल अमाउंट वहां क्लेम कर सकते हैं और इंटरेस्ट अमाउंट अलग से 2 लाख रुपए तक अंडर सेक्शन 24 क्लेम कर सकते हैं। सो एटीसी में अगर बच्चों की स्कूल की एजुकेशन फीस है वो भी आ जाती है। सो काफी सारे ऑप्शंस है वो 1.5 लाख में हमें क्लेम करने के लिए। एडिशनल 50,000 भी हमें मिलता है एटीसीसी-डी के अंदर। एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम में भी आप निवेश कर सकते हैं। नॉर्मली जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उन्हें ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो पूरे करने होते हैं कि एटीसी हो गया, एटीसीसी-डी हो गया, एटीडी जिसमें मेडिक्लेम है वो हो गया। लेकिन ये एक पार्ट हो गया। जो दूसरा पार्ट है, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं वहां कैसे टैक्स बचानी है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कंटिजेंसी फंड से शुरुआत की थी, जो हम कहते हैं लिक्विड फंड में डालें या आरडी में डालें, वहां पे आप आर्बिट्राज फंड में डाल सकते हैं। वहां पे आपको टैक्स जो है वो एज पर इक्विटी आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म अगर है तो 15% के हिसाब से टैक्स आ जाएगा, विजाविस अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो वो आपका वहां पे बच जाएगा। दूसरा, जब हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो आपको 10% ही टैक्स लगता है, वो भी 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन जो मिड टर्म है, जब हम बैलेंस्ड फंड्स में निवेश करने की बात करते हैं, वहां पे भी आपको टैक्स की बेनिफिट अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप बैलेंस एडवांटेज, इक्विटी सेविंग्स, इस तरीके के फंड में निवेश करें तो आपको इक्विटी का टैक्स लगता है जो काफी कम होता है। बेसिकली जब आप हाई टैक्स ब्रैकेट में है ना, तो ये फंड ऑप्शंस की आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और जैसे एक और प्रीति जी ने जो आज गोल्ड के टॉपिक के ऊपर कहा, और एसजीबी जो हमारा एक बहुत ही प्रख्यात इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड में, तो उसमें भी एसजीबी 2.5% का जो आपको इंटरेस्ट बेनिफिट है, उसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप 8 साल तक उसको होल्ड करते हो टिल मेच्योरिटी, तो आपको टैक्सेशन की बेनिफिट मिलती है, आपको मेच्योरिटी पे टैक्स नहीं लगता है विजाविस अदर गोल्ड ऑप्शंस। सो ये दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सारे हमारे जो सेक्शंस है उसे आप डेफिनेटली पूरा कीजिए, और जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें किस तरीके से आपको टैक्स बचानी है उस तरीके की प्लानिंग आपको अप्रैल के महीने से शुरुआत करनी है। जी बिल्कुल। तो ये रही टैक्स की टेंशन से रक्षा। एक जो और टेंशन है जिसको दूर करने की जरूरत है, और वो रहती है प्रीति, रिटायरमेंट की चिंता से रक्षा। क्योंकि कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। तो रिटायरमेंट की चिंता से अगर रक्षा करनी है तो सही जो नजरिया हो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का, वो कैसा होना चाहिए? स्वाति, आपने ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे टच किया है, और स्पेशली जब आपने महिलाओं को लेके ये बात की है, तो हमने
लक्ष्मी में पिछले साल एक सर्वे किया था, लक्ष्मी एंड विमेन मनी पावर रिपोर्ट, और उसके हिसाब से हमने मतलब 4000 महिलाओं को पूछा अक्रॉस डिफरेंट सिटीज एंड पर्सोनास, तो सिर्फ 2% महिलाओं ने ये बोला कि हम हमारे रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या बचत कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि महिलाओं के लिए तो ये सबसे एक बिल्कुल मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए शायद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो एज होती है, एवरेज एज ऑफ अ वुमन, कम से कम 4-5 साल एक मेल एज से ज्यादा होती है, यानी कि उनकी रिटायरमेंट भी लंबी होती है। कमाई कम होती है, जेंडर पे गैप और ये सब हम समझते हैं, तो इसीलिए हमने देखा है कि महिलाएं प्राय रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के लिए कई बार लिटरली पॉवर्टी की तरफ रिटायरमेंट होती है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग नहीं की है या वो डिपेंडेंट हो जाती है अपने हस्बैंड पे, बच्चों पे। तो इसीलिए ये निवेश करना बहुत जरूरी है। आज रक्षाबंधन का दिन है, इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके सब दर्शकों को कि हर एक भाई अपनी बहन को जरूर एक फाइनेंशियल प्लानिंग की, एक रिटायरमेंट या एंड इमरजेंसी फंड क्रिएशन की जरूर एक तोहफा दे, कि ये शायद उनके लिए सबसे लाइफ लॉन्ग लास्टिंग एक तोहफा होगा। जहां तक कि ये प्लानिंग कैसे की जाए आती है, तो सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म जो भी आप पैसे बचाएं और उसको निवेश करें, वो सबसे पहले इन्फ्लेशन को बीट करने चाहिए, ताकि वो वैल्यू उसकी डिप्लीट ना हो। और इन्फ्लेशन बीटिंग सबसे लॉन्ग टर्म में एक एसेट क्लास है इक्विटी। मेरा ये मानना है कि जैसे ही आप कमाई शुरू करें 20 साल 22 साल में, छोटी छोटी रकम में एसआईपी करना शुरू करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। कई बार हमने देखा है कि लोग सोचते हैं मैं तो बहुत छोटी हूँ या हमारी एज बहुत कम है, 40 साल के बाद हम सोचेंगे रिटायरमेंट के बारे में। लेकिन जिस दिन आपकी कमाई शुरू हो, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड की जब प्लानिंग हो जाए, आप सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करना शुरू करें। 100 रुपए से आज म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी हो सकता है, कम से कम उसमें पैसे डाल के और अपना रिटायरमेंट फंड बिल्ड करें। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए, यानी कि आप 20 साल से 40 साल 50 साल आए, धीरे धीरे वो रकम को डेट की तरफ ट्रांसफर करते जाएं। हमारे यहाँ एक थंब रूल कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं कि 100 माइनस आपकी जो भी एज हो, उसका जो बची रकम है, उस बचा परसेंटेज है, उसको आप इक्विटी में डालें। तो धीरे धीरे अगर आप 50 साल के हो जाएं, तो ज्यादा पैसा इक्विटी में से धीरे धीरे डेट में डालना शुरू कर दें, ताकि कुछ ग्रोथ पोटेंशियल भी रहे और कुछ आपके रिटायरमेंट की तरफ जैसे जैसे आप बढ़े, सेफ्टी भी आती जाए। तो ये प्लानिंग करना एक बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी कैलकुलेटर, रिटायरमेंट कैलकुलेटर यूज करके ये समझ पाएंगी कि मुझे रिटायरमेंट में कितनी रकम, कितना कॉर्पस चाहिएगा। बिल्कुल प्रीति, तो आपने सही बताया कि रिटायरमेंट प्लानिंग का सही तरीका क्या हो। क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं शो के अंत में पूजा के पास जाऊंगी और बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि मुनाफे के धागे की हम बात कर रहे हैं, आपकी तरफ से कौन से छोटे टिप्स और कुछ फंड्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगी पूजा, बहुत ही संक्षिप्त में। जी बिल्कुल। तो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है, काफ़ी तर तो प्रीति जी ने शामिल कर ही दिया है। जैसे हम छोटी अवधि के लिए बात करते हैं, डेट फंड का चुनाव करें। डेट फंड 1 से 3 साल का अगर आपका समय है जिसमें आपको निवेश करना है आपके कोई भी गोल्स के लिए, तो डेट फंड में आप आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म डेट फंड का चुनाव कर सकते हैं, सेविंग्स फंड या डीएसपी लो ड्यूरेशन फंड। जो लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, 5 साल से ज्यादा जो आपको लंबे समय के लिए इक्विटी में निवेश करना है, 3 इक्विटी फंड्स का मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पे। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। क्योंकि लंबा समय है, आप डेफिनेटली मिड और स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली बात की है, मिनिमम 15 लाख का इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान दें। अगर बेस पॉलिसी है तो सुपर टॉपअप का आप चुनाव कर सकते हैं। 2 अच्छी कंपनीज का मैं नाम दे रही हूँ, एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर और केयर का एडवांटेज प्लान। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपकी कंपनी की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी होनी चाहिए? 15 से 20 टाइम ऑफ योर एनुअल इनकम। 2 कंपनीज के नाम दे रही हूँ, टाटा एआईए का संपूर्ण, रक्षा सुप्रीम और आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट।
और लास्ट में जब हम दो चीज़ें मैं कहूँगी, जब हम पोर्टफोलियो को बात करते हैं कैसे निवेश करना है, तो SIP या STP रूट से आप निवेश करें मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से। और लास्ट में एसेट अलोकेशन का ध्यान दें। हमने इतनी बात की इक्विटी, डेट, गोल्ड की, आप एक ही एसेट क्लास में ना निवेश करें, उसे आप टाइम एंड अगेन आपकी एज और रिस्क के हिसाब से बांट लें। जी बहुत धन्यवाद करेंगे पूजा और प्रीति, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कैसे हम अपने पोर्टफोलियो के बॉन्ड को, फाइनेंशियल बॉन्ड को मजबूत करें और मुनाफे का धागा और मजबूत हो। धन्यवाद।